नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हकारा डीप द ए पर हमारे खास मेहमान श्रवण गर्ग साहब के साथ। और ये ऑडियो पॉडकास्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे आज अमित शाह के बारे में, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में हम देख रहे हैं कि बाकी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। और जो देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसने दांव पर लगाया हुआ है, जो दांव पर सब कुछ खेल रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव और उसके नतीजों के लिए, वो अमित शाह हैं। तो श्रवण जी, ये क्यों है, मतलब अमित शाह के लिए इतना इतना गंभीर मामला क्यों है पश्चिम बंगाल को में इस तरह से लड़ना जिस तरह से वो लड़ रहे हैं और उसको जीतना? देखिए, हम दो चीजों पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि देश का, दुनिया का, बीजेपी का, तमाम लोगों का पूरा फोकस जो है वो केवल पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर क्यों है। जी। ये फोकस जो है केरल को लेकर, तमिलनाडु को लेकर, असम को लेकर, पुडुचेरी को लेकर क्यों नहीं पैदा हुआ। जी। दूसरा ये कि जो भूमिका हम इलेक्शन कमीशन की बंगाल में देख रहे हैं, ईडी की देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की देख रहे हैं, और कुछ हद तक हम जुडिशरी को भी जो जिस तरह से उसके फैसलों को देख रहे हैं, हम लोगों ने उसको केरल, असम, तमिलनाडु के संदर्भों में क्यों नहीं इवेल्युएट किया। जी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो एग्जिट पोल्स आए, कम से कम 6 आए जो मोटे तौर पर हमने देखे, हमने इस चीज पर चर्चा इस नतीजे से, इस एंगल से नहीं की कि एक्सेस माय इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने एग्जिट पोल क्यों नहीं किया। जी। इसमें दो तीन चीजें। प्रदीप गुप्ता उस दिन, जिस दिन सारे एग्जिट पोल सामने आते हैं, उस दिन ये कहते हैं कि मैं कल करूंगा। जी। उन्होंने उस दिन ये मना नहीं किया। उस दिन का अगर आप देखें तो उनका जो कोट है वो ये कि हम कल आपको देंगे। फिर कल का मतलब ये कि वो ये कहते हैं कि हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो बंगाल में रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया, देते नहीं है मेजोरिटी में, वो लोग मुंह खोलने को तैयार। जी। ये उनका एक्सप्लेनेशन। वो ये एक्सप्लेनेशन 8 दिन पहले भी दे सकते थे, या फर्स्ट फेज के बाद भी दे सकते थे। जी। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में काफी फर्क है। तो उन्होंने कोई, ऐसा तो है नहीं कि दोनों फेज का जो पोल है वो एक साथ किया होगा। फर्स्ट फेज का अलग किया होगा, सेकंड का अलग किया होगा, जी। क्योंकि इलाके सबके अलग हैं। जी। तो हम उसको उनकी ईमानदारी बता रहे हैं, और ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि बाकी एग्जिट पोल बकवास है। प्रदीप गुप्ता ईमानदारी से करना चाहते थे पर वो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि बाकी एग्जिट पोल्स को रिस्पोंडेंट ने जवाब नहीं दिया तो भी वो उन्होंने किया, जी। और प्रदीप गुप्ता को रिस्पोंडेंट ने जवाब नहीं दिया इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिस्पोंडेंट्स मुंह देखकर जवाब देते हों। जी। हम जिस चीज को निकालना चाहते हैं वो ये कि प्रदीप गुप्ता डर गए, जी। खौफ खा गए। तो वो खौफ किसका है? जी। तो हमारा एक अंदेशा है कि क्या वो अमित शाह का खौफ है, जी। कि अगर उन्होंने सही लिख दिया कि ममता जीत रही है तो क्या होगा।
या उन्होंने कुछ इस तरह का प्रेजेंट किया कि दोनों को बराबरी पे खड़ा कर दिया तो क्या होगा। जी। ये दो चीजें हैं। अब इसके परिप्रेक्ष्य में हमको बाकी चीजें हम देखते हैं, क्योंकि रिजल्ट अब बहुत नजदीक है। तो ये मान सकते हैं कि ये जो इलेक्शन है बंगाल का, ये अमित शाह का इलेक्शन, ये बीजेपी का भी नहीं है और मोदी का भी नहीं। किसी भी चैनल ने या किसी भी बहस में इस एंगल पर बात नहीं की गई है कि मोदी जी एक अतिथि कलाकार की हैसियत से इस चुनाव में उपस्थित हुए। जैसे जैसे वो इनकी फिल्म आई है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियन फैमिली के बेटे हैं, फिल्मी कलाकार, उनकी जी। इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे पहले कांग्रेस के। जी। देशमुख। उसमें सलमान, हाँ देशमुख, उसमें सलमान खान जैसे प्रस्तुत हुए, उसी तरह मोदी जी वेस्ट बंगाल में। झालमुड़ी खा के बस उन्होंने ज्यादा बाकी समय उसमें हाँ, वो नहीं किया। देखिए कि अगर 2021 का चुनाव आपने देखा हो, कवर किया हो या ऑब्जर्व किया हो, तो मोदी जी उस समय जरूरत से ज्यादा सक्रिय थे। कोविड का जमाना, खूब रोड शो किए उन्होंने। और आप अगर देखें कि उस समय अमित शाह जी को ने कहा था कि 200 सीटें जीतेंगे। जी। 2021 में अमित शाह जी ने खूब कोशिश की। अगर आपको ध्यान हो तो कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में उस समय पूरी कमान थी, इंदौर के हैं कैलाश जी। विजयवर्गीय। जी। और वो कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह जी के खास आदमी, ए मैन ऑफ प्रूवन क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मतलब साम दाम दंड भेद में चुननी चुनाव कर सकते प्रबंधन। हैं, चुनाव चुनाव प्रबंधन। प्रबंधन। और हरियाणा और उत्तराखंड वगैरह में वो काफी नाम कमा चुके थे सरकारें गिराने बनाने में। मोदी जी ने उनकी पब्लिकली तारीफ की थी जब वहाँ जो सभा हुई थी मोदी जी की। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट मीटिंग। इसमें बहुत लाखों लोग थे। कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों को फेल कर दिया वहां, मोदी एंड अमित शाह 2021 में। 75 सीटें आई। अमित शाह बुरी तरह नाराज हो गए, खफा हो गए, मोदी जी खफा हो गए। और कैलाश विजयवर्गीय उस दिन से बंगाल से बाहर है और बीजेपी से भी लगभग में भी मार्जिनलाइज है। कैलाश विजयवर्गीय ने कदम नहीं रखा उसके बाद से, 2021 के चुनाव के नतीजों के बाद से। इस इलेक्शन में दिखे नहीं। जी। जब उनसे पूछा कि आप नहीं गए, तो बोले मेरे खिलाफ इतने ज्यादा मुकदमे थे कि मैं जाता तो गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने चर्चा नहीं की कि अमित शाह ने अपने आप को क्यों झोंक दिया, बिल्कुल। कैंप करके बैठ गए 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए।
उन्होंने ये काम केरल में नहीं किया, तमिलनाडु में, असम में, पुडुचेरी में नहीं किया। मोदी, अमित शाह जी ने कैलाश विजयवर्गीय की जगह इस समय जो मदद ली होगी, जिसकी की चर्चा है, कि उन्होंने कहा छोड़ो यार, बीजेपी का कोई आदमी काम नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने ईडी, इलेक्शन कमीशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस और शुभेंदु अधिकारी और उसकी फौज जी के जरिए अमित शाह जी ने चुनाव लड़ा। कारण क्या है? कारण यह है, हाँ, निधि जी, जो अनुमान है, जी सर। और बहुत बड़ा अनुमान है, कि ये जो बंगाल के चुनाव है, ये बीजेपी में मोदी के बाद की जो सक्सेशन बैटल है उसको तय करेगा। जी इसका मतलब ये है कि सक्सेशन बैटल चालू हो गई, जी और उसमें हु आफ्टर मोदी, क्योंकि मोदी 2029 के बाद चुनाव नहीं लड़ेगी, ये तय है। जी हो सकता है मोदी जी आपको राष्ट्रपति भवन में दिखें, और सारी इम्यूनिटी उनको मिल जाए जो राष्ट्रपतियों को प्राप्त है, कि आप उनको उनके किसी भी पुराने कार्य के लिए दोषी नहीं ठहरा सके। तो मोदी इन राष्ट्रपति भवन would need a prime minister of his choice। इसका मतलब कौन हो सकता है? अमित शाह हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये भी कि उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक लेकर आए थे, वो अमित शाह ही लेकर आए थे उस समय भी, जब 2014 के बाद, अगर आपको याद हो तो, पूरा जब मोदी बनारस से चुनाव लड़ने गए थे। और उसमें जो सवाल इस बात का है कि वो जिस तरह के जो तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह के हैं, और वो उसको हम लोकतंत्र में, उसको हम चुनाव में, उसको हम किस तरह से देखते हैं, और किस तरह से उनको याद रखा जाएगा कि अमित शाह जो, और उसका और इसका क्या मतलब है, क्योंकि एक अगर सक्सेशन की बात भी है भी, तो उनको चुनौती कहाँ कोई दे रहा है इस तरह से। नहीं नहीं, देखिए, 2014 में अमित शाह इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें दिलवाई। जी पर 2017 में योगी ने वहां आकर सारे इक्वेशन बिगाड़ दिए हैं। जी और इस समय जो सक्सेशन की बैटल में जो सेकंड, और इन जो सबसे मतलब जो सेकंड रनर कह सकते हैं आप, जी वो योगी। तो इसमें अगर आप एक ऐसा सिनेरियो देखें कि अमित शाह बंगाल में हार जाए और योगी 2027 में यूपी में जीत जाए, जी क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है क्या? तो उसके बाद सक्सेशन बैटल के क्या स्वरूप लेगी? जी और बंगाल में अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी हार जाए तो क्या योगी के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी को जीतने दिया जाएगा, या जीतेगी? सही बात है। हाँ, तो
हम इस चुनाव को, जिसके नतीजे 4 तारीख को आ रहे हैं, हम ये डिबेट जो है, ये बातचीत नतीजों के बाद करते तो उतना महत्व तो नहीं रहता बिल्कुल। कि ये अमित शाह के लिए इम्पोर्टेंट बैटल क्यों है। मेरे ख्याल से दोनों का जो हमने आपराधिक करियर है ममता बनर्जी के लिए भी, क्योंकि एक चौथी बार जनादेश मांगना और आना, और उसके बाद वो भी अब पहले जैसी जो तेवर और जो उनकी आक्रामकता थी वो नहीं दिखलाई पड़ती, वो उम्र उन पे भी दिखलाई पड़ रही है। और अमित शाह तो खैर अभी उस हिसाब से उनकी उम्र कम है, पर ये कि उनका करियर, वो अपना शायद लंबा करियर देखते हैं। और वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है, क्योंकि जितना भी कुछ मोदी साहब के जो उन्होंने जो ज़्यादातर उल्टे काम जो अमित शाह के हाथों करवाए गए, तो जब वो जवाबदेही की बात अगर कभी जब भी आएगी, तो शायद उसलिए उस उनको उस सब से भी खुद को भी बचाना पड़ेगा। ये तो ठीक है कि मोदी जी वहाँ शायद राष्ट्रपति भवन चले जाएंगे और उनको इंसुलेशन मिल जाएगा इस पूरी चीज़ों से, पर अमित शाह को शायद ज़्यादा, जब वो अकेले होंगे बिना मोदी के खड़े होंगे, तो शायद ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें जो हम पढ़ना चाहते हैं, चुनाव के नतीजों के पहले बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि इस बातचीत का रेलेवेंस है, जी। और उस रेलेवेंस को कि अमित शाह ने अपनी पूरा स्टेक, पूरी ताकत, जो अमित शाह को ऑब्जर्व करते हैं, जो देख रहे हैं गुजरात से, इतना आक्रामक तरीके से उन्होंने किसी चुनाव को नहीं लड़ा। हम मतलब तो सब हो सकते थे कि हर 10वां वोटर लिस्ट से हट गया, उसमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं, तो एक कोई पैरामिलिट्री लगी हुई है। आपने जो इलेक्शन कैंपेन करा था उसके खिलाफ ईडी लगा दी, टीएमसी के। और जो ताज़ा खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने हाँ। ममता बनर्जी की, कि ये जो स्टेट के जो काउंटिंग में जो लोग हैं उनको शामिल नहीं करने का, होने देने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उस पर वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे ख्याल से चुनाव आयोग, जो नया जो चुनाव आयोग है, ये ज्ञानेश कुमार वाला, वो सबसे सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध, सबसे पावन संस्थान बन चुका है भारत का। और उन पे वो सवाल करने से पता नहीं किस, वो उनको सारी जो सारे इंसाफ और कानून या अनुराग ठाकुर की हेट स्पीच को हेट स्पीच नहीं मानना। जी। जी। तो ये जो सब चल रहा है, जो देश देख रहा है, जनता देख रही है, न्यायपालिका को देख रही है, ईडी को देख रही है, इलेक्शन कमीशन को देख रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख रही है, इन सब के ऊपर केवल एक आदमी को देखना चाहिए कि ये अमित शाह के कारण हो रहा है क्या, बिल्कुल। कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है क्या। तो वो उनके लिए ये जीत इतने इम्पोर्टेंट क्यों है कि लोकतंत्र उसमें पीछे खसक गया है। बिल्कुल। और ममता बनर्जी ठीक है, 71 साल की हैं, पर हमको ये मानना चाहिए कि हमने पिछली चर्चा में शायद इस बात को जिक्र किया है कि लोग 4 मई के बाद का परिदृश्य क्या बन रहा है उसको उसको लेकर ज्यादा चिंतित हैं। तो अमित शाह जी का ये बयान कि एक लंबे समय तक फोर्सेस रहेंगे बंगाल में, जी। जो कल का उनका, शायद कल का या ताजा बयान, जी। तो ये क्या बताता है? एक जो संपूर्ण रूप से बंगाल के इलेक्शन को जो देखने की का जो नजरिया होना चाहिए, और बिटवीन द लाइंस चीजों को पढ़ने की जो गुंजाइश है इस पूरी एक्सरसाइज, जिसमें प्रदीप गुप्ता भी शामिल है,
वो भी डरे हुए हैं, वो भी वैसे उतने ही डरे हुए हैं जितने विपक्षी दल डरे हुए हैं। जी। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसका मतलब है कि आपके हरकारा के दर्शकों के लिए ये एक मतलब अपन जो बात करते हैं ये कुछ थोड़ी इसीलिए अलग किस्म से करते हैं कि उनको डिबेट करने के लिए, कुछ सोचने के लिए नया पॉइंट मिलना चाहिए कि अरे यार ये इस लिहाज से तो सोचा ही नहीं हमने कि ये अमित शाह जी के लिए क्या इम्पोर्टेंट। अगर अगर होम मिनिस्टर के लिए पूरा देश इम्पोर्टेंट है तो बंगाल में उन्होंने अपनी इतनी जान क्यों झोंकी? मैं ये सोच रहा था सर कि अगर इलेक्शन में मतलब अगर सरकारी तंत्र की ही का ही दुरुपयोग करते हुए अगर ये इसके नतीजों पे प्रभावित किए गए अगर जाते हैं तो उसके उसका फिर रास्ता क्या है लोगों के पास? तो क्या वो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट उनको भगा देगा? चुनाव आयोग उनकी सुन नहीं रहा, उनके साथ तो मतलब गाली गलौज भी बहुत उतर आया हुआ है वो उनके साथ में। अ, केंद्र सरकार अपने आप में दिख ही रहा है कि उनका तो झपट्टा मारने का रवैया साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है उस तरह से। तो और ये सारा कुछ जो तत्वाधान जिस व्यक्ति का है वो अमित शाह है, जिसके कारण ये सब होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पे और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती है तो उसका क्या मतलब होगा अमित शाह के लिए? बहुत बड़ा मतलब होगा। वो तो नतीजों के बाद अपन बात करेंगे क्या कि भारतीय जनता पार्टी हार गई तो अमित शाह के लिए क्या इसके मायने हैं। पर अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं नतीजों के पहले, तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये चुनाव अमित शाह के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जी। नहीं, क्योंकि मतलब हम लोग मध्य प्रदेश में बाकी सब जगहों पे देख चुके हैं जहाँ पे शाम तक या रात तक या सुबह तक भी जिस दिन काउंटिंग हो रही थी एक अलग तरह के लोग बात कर रहे थे, एक तरह से लॉजिक पे। और चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे नौकरशाह हों, चाहे पॉलिटिशियंस खुद हों, खुद बीजेपी के लोग भी हों, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि वो कैसे जीत गए वहां से जो है। तो अब जो है इतना अधिक ये हो चुका है इस देश में कि वो चुनाव भी एक तरह से जो एक जमाना में जैसे क्रिकेट में फिक्सिंग शुरू हुई थी दूसरे फिक्स मैच की तरह समझ लगता है कि ऐसा फिक्स मैच तो नहीं है कहीं, क्योंकि कोई और तो बोल ही नहीं रहा था इस तरह से। एग्जिट पोल अपने आप में झुंझुनों की तरह बसते हैं। प्रेस में जो कुछ छप रहा है वो हम देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। दिल्ली की प्रेस एक बात कह रही है, कलकत्ता की प्रेस कुछ और बात कह रही है। तो जाहिर तौर पे गड्ढमड बहुत सारा है उसको, और उसमें दिख रहा है साफ साफ कि जो जहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया हमारे चुनाव आयोग को जो करवाना चाहिए वो मैं कितना। ये अगर ममता बनर्जी अगर जीत जाती हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों पे कब्जा कर लिया है। बिल्कुल। क्योंकि काफी, हाँ मतलब वो एक उम्मीद बची रहेगी लोगों में कि भाई आप तंत्र से लड़कर एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से लड़कर भी नहीं आप। नहीं वो ये उम्मीद बनेगी कि जनता इतनी पावरफुल है कि उसने इन सबको हरा दिया। क्योंकि इसमें सर एक और बात भी है कि जो पूरा जो ममता बनर्जी जिस तरह से लड़ती हैं वैसे बाकी विपक्ष के बाकी दल नहीं लड़ते। तो हाँ नहीं, ये उसकी। वो तो खैर वो तो बड़ी बात है। वो बहुत लंबे समय से लड़ रही हैं। जी। जो उनको देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर जब वो चढ़ गई थी, तब से जो लोग देख रहे हैं, या यूथ कांग्रेस का काम देखती थी, या कांग्रेस में थी तब क्या करती थी। तो ये तो एक लंबी कहानी है ममता बनर्जी की, और 71 की है वो जी। उम्र में। तो वो जो अगर वो हार गई तो आप पाएंगे कि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा अपने पुराने स्वरूप से भी कहीं ज्यादा आक्रामक रूप में प्रस्तुत होंगी बंगाल की सड़कों पर। जी। तो ये जो अमित शाह कह रहे हैं ना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी लंबे समय तक, वो उसमें ममता बनर्जी का खौफ आपको देखना चाहिए केंद्र सरकार की आंखों में। जी। और हम अपनी बातचीत को आप चाहें तो
जी, बिल्कुल यहाँ पर समझ सकते हैं। जी, हम लोग फिर से बात करेंगे जब नतीजे आ रहे होंगे। परसों नतीजे आएँगे 4 तारीख को, और फिर देखेंगे कि इस इन सारी बातों के अर्थात किस तरह से बदलते चले जाते हैं या क्या नए निकल कर आते हैं। श्रवण जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और श्रोताओं आप सबका भी, जो लोग इसको हमको वीडियो में देख रहे हैं या ऑडियो में सुन रहे हैं या इसको टेक्स्ट में पढ़ेंगे, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो अमित शाह को लेकर है, उनके करियर को लेकर है, और ये जो चुनाव का जो पड़ाव है बंगाल में, और उसको किस तरह से वो उन्होंने चीज़ों को दाँव पर लगाया हुआ है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुमन जी, जी, नमस्कार। अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।